अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशंस के साथ डील करते हैं कि मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। मॉलिक्यूल्स में कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेशंस हो रही हैं। हमने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर फॉल करवाई और उसकी वाइब्रेशंस में चेंजिंग आ गई, उसको हम स्टडी करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और वो जो मॉलिक्यूल्स पे जो रेडिएशन फॉल करवाएंगे वो रेडिएशन हमारे पास इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशंस होंगी। इसी वजह से हम इसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इंफ्रारेड रीजन। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो वो 100 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक है। अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो वो 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज़ है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर तो 100 से 10⁴ पर सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तो वो 10⁻3 से 10⁵ जाउल्स पर मोल होता है। मतलब अगर इतनी रेडिएशन इतनी एनर्जी की या इतनी फ्रीक्वेंसी की, या अगर हम वेवलेंथ की बात करें इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो इतनी वेवलेंथ की रेडिएशन अगर किसी मॉलिक्यूल पे फॉल करवाएं और वो मॉलिक्यूल ग्रेटर स्पीड के साथ मूव करने लग जाए तो उसे हम स्टडी करते हैं या उसे हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे हम रेडिएशन को फॉल करवाते हैं। तो वो जो मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे, उसे हम कहते हैं कि वो आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर वो मॉलिक्यूल उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करें और ग्रेटर स्पीड के साथ मूव ना, मतलब एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, तो वो ग्रेटर या लेस स्पीड की बात ही नहीं है, उन मॉलिक्यूल्स ने उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनमें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो ना हो। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा उसे हम कहते हैं आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सिर्फ और सिर्फ आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। हम बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जिसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है। अब ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन हो रही है इसमें। हम सिर्फ एक ही तरह की वाइब्रेशन इसमें देख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल स्ट्रेच होगा, फिर मॉलिक्यूल मज़ीद स्ट्रेच होगा, उसके बाद ये मॉलिक्यूल दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से ये मॉलिक्यूल कंप्रेस होगा और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गया। अब इस मॉलिक्यूल में कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था कि मॉलिक्यूल में रोटेशन हो रही थी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन को स्टडी कर रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूल है उसमें रोटेशन भी होगी, लेकिन हम रोटेशन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉलिक्यूल में रोटेशन हो रही है या नहीं हो रही। हम इस टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस है वाइब्रेशन पर। तो मॉलिक्यूल में ये वाइब्रेशन हो रही है कॉन्टीन्यूसली कि मॉलिक्यूल बार बार स्ट्रेच और कंप्रेस हो रहा है। अब इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होगी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में अगर चेंजिंग आएगी तो वो क्वांटिटी भी, डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा। अब ये डाइपोल मोमेंट में डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं हो रही। जो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल अगर लेफ़्ट साइड पर है या राइट साइड पर है, हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर है और क्लोरीन वाला मॉलिक्यूल हमारे पास राइट साइड पे है। तो ये मॉलिक्यूल अगर लेफ़्ट साइड पे हाइड्रोजन है तो वो सारी जितनी वाइब्रेशन होगी इसमें वो लेफ़्ट साइड पे ही रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। इसी तरह जो हमारे पास क्लोरीन वाला मॉलिक्यूल है वो अगर राइट साइड पे है तो वो राइट साइड पे ही रहेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन अगर Q या R, Q हमारे पास क्या है, चार्ज, और R हमारे पास डिस्टेंस है, इन दोनों में चेंजिंग आएगी, मतलब डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग आएगी तो भी डाइपोल मोमेंट चेंज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले डिस्टेंस कम था, फिर ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया, उसके बाद दोबारा कम होने लग गया और फिर दोबारा से उस पोजीशन पर वापस आ गया। इसका मतलब है कि इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करेगा।
इसमें जो वाइब्रेशन हो रही है उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। अब हम जब देखते हैं कि जो लाइट इस पे आके फॉल करेगी, अब लाइट हमने कौन सी रेंज की ली है, किस रीजन की ली है, IR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जब इसकी वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, उस टाइम में वो रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, या हम कहते हैं कि रेजोनेंस का फिनोमेना हो जाएगा। अब स्टार्ट वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था IR रेडिएशन है वो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन को क्यों चेंज करती है। अगर हम माइक्रोवेव की बात कर रहे थे तो वो मॉलिक्यूल की रोटेशन को क्यों चेंज करती है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर है कि IR ने मॉलिक्यूल की रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी को चेंज क्यों किया है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था कि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है वो किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, और IR रेडिएशन जिसकी कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने फॉल करवाया, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है और रेजोनेंस का फिनोमेना हो गया। मॉलिक्यूल ग्रेटर स्पीड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस होती हैं, एक ही तरह की वाइब्रेशंस नहीं होती, डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशंस होती हैं। एक हमारे पास होती है कपल्ड वाइब्रेशन और सेकंड होती है डीकपल्ड वाइब्रेशन। कपल्ड वाइब्रेशन में ऐसा होता है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने पीछे देखा है, तो दोनों, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, या एक A है और दूसरा B है, तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, A भी और B भी। और डीकपल्ड वाइब्रेशन में एक मॉलिक्यूल फिक्स है और दूसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, तो एक मॉलिक्यूल फिक्स्ड पोजीशन पर होगा और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास वाइब्रेट करेगा, उससे हम कहते हैं डीकपल्ड वाइब्रेशन। तो यहाँ पर हम जितनी भी स्टडी करेंगे वो हमारे पास डीकपल्ड वाइब्रेशन होगी कि एक मॉलिक्यूल फिक्स्ड पोजीशन पर होगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास उसमें वाइब्रेशन होगी। अब ये एक मॉलिक्यूल है जिसका एक एटम A है और दूसरा एटम B है। अब जब इस मॉलिक्यूल में रोटेशन होगी, वाइब्रेशन होगी, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास वाइब्रेशन हो रही है, ये मॉलिक्यूल इस टाइम एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर है। अब इस मॉलिक्यूल में जब वाइब्रेशन होगी तो जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग है, जैसे आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस में देखा था, तो स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हम थोड़ा सा अगर कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें तो वो वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर हम उसे कंप्रेस करें तो वो बाहर को आएगा, ठीक है, बाहर वाली साइड पे आएगा। अगर हम उसे स्ट्रेच करें तो वो वापस अपनी पोजीशन पर जाएगा। दो तरह की फोर्सेज होती हैं मॉलिक्यूल्स में, एक होती है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरी होती है रिपल्सिव फोर्स। अब इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, और अगर हम उसको ज़रा सा स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे मॉलिक्यूल को तो एक फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी। अगर हम उसे कंप्रेस करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी, अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी और मॉलिक्यूल अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो अब आप ये देखें, जैसे ही हम उसे कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया तो वो वापस दूसरी पोजीशन में जाना स्टार्ट हो गया। इसे हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो है वो हमारे पास है माइनस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स हमारे पास डिस्टेंस है जो मॉलिक्यूल कवर करेगा या एटम कवर करेगा। एक एटम फिक्स्ड है, ए हमारे पास फिक्स था, बी मूव कर रहा था, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया है वो ऑपोजिट है रीस्टोरिंग फोर्स से, इसी वजह से हमने यहाँ माइनस का साइन लगाया है। तो माइनस एफ जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसे हम एफ से लिख रहे हैं, तो माइनस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और माइनस एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स, ठीक है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, एक्स डिस्टेंस है और के हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। जब हम लोगों ने क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ा था 6th सेमेस्टर में, उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और वो इसी तरह से वाइब्रेट कर रहा है जिस तरह से हमारे पास कोई मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन होती है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हुक्स लॉ से हमने उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकाली थी। तो वही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम रिकॉल करते हैं, वो थी इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के ओवर म्यू। अब के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, म्यू हमारे पास है रिड्यूस्ड मैस। अब जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास यहाँ पे हर्ट्ज में है। अब हम वेव नंबर की टर्म्स में करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा ऑसिलेशन डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ सी के साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो ओमेगा ऑसिलेशन ओवर सी इज इक्वल टू 1/2 सी अंडर रूट के ओवर म्यू। ये अब आ गई है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अब हम यहाँ पर जो ओमेगा ऑसिलेशन ओवर सी है इसको हम लोग ओमेगा बार भी लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास पहले ये था ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, अब ये हमारे पास ऑसिलेशन वेव नंबर आ गया। इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आ गया तो हमने इसको ओमेगा बार लिख दिया। तो ओमेगा बार इज इक्वल टू 1/2 सी अंडर रूट के ओवर म्यू।
तो ओमेगा बार ऑसिलेशन को हम कह सकते हैं ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर या ऑसिलेशन वेव नंबर। अब जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर हमने उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है या ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूला के थ्रू हम लोग उसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें एनर्जी की, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल एनर्जी है या एनर्जी चेंजिंग हो रही है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जो है E = V+1/2H इंटू ओमेगा ऑसिलेशन। हमारे पास ये वैल्यू आई थी। इस वैल्यू के थ्रू हम लोग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये एनर्जी जो है ये इन टर्म्स ऑफ जाउल है। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है उसमें वेव नंबर की टर्म में। तो हम वेव नंबर की टर्म में करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे HC के साथ, दोनों तरफ HC के साथ डिवाइड कर देंगे। E/HC = V+1/2 इंटू H/HC ओमेगा ऑसिलेशन। मतलब हमने दोनों तरफ HC के साथ इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो H है वो H के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा E/HC = V+1/2 ओमेगा ऑसिलेशन ओवर C। अब यहाँ पर हम लोग ये जो E/HC है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एप्सिलॉन वाइब्रेशन के साथ। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन वाइब्रेशन = V+1/2 और जो ऊपर ओमेगा ऑसिलेशन ओवर C था उसको हम लोग ओमेगा बार ऑसिलेशन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हमने पहले जब हमने फ्रीक्वेंसी को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर देखा था तो हमारे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को तो वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया था, उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसे रिप्लेस कर देंगे। अब कोई भी हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसकी एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी है 0। अब इसी इक्वेशन में ये जो हमने इक्वेशन देखी एनर्जी वाइब्रेशनल वाली, वहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एनर्जी वाइब्रेशन या E0 हमारे पास, हम इस टाइम 0 है तो E0 या E0 हम कह देते हैं = जहाँ पर V की वैल्यू V है वहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देंगे 0 + 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी जो है 0 हमारे पास जो लेवल है उसकी एनर्जी 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन है। हम लोगों ने देखा था रोटेशनल एनर्जी में कि जब हमने 0 एनर्जी स्टेट की रोटेशनल एनर्जी निकाली थी, 0 हमारे पास जब लेवल था उसमें हमने रोटेशनल एनर्जी निकाली थी, वो इक्वल आई थी 0 के। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास 0 लेवल पर भी वाइब्रेशनल एनर्जी 0 नहीं है। इसका मतलब है चाहे रोटेशन हो या ना हो लेकिन वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशनल एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो V है वो इक्वल हो 1 के, उस टाइम में जो एनर्जी है वो कितनी आएगी। हम यहाँ पर V की जगह पे पुट कर देंगे 1, तो हमारे पास E1 = 1 + 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। तो इसको हम सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। जब वाइब्रेशनल लेवल हमारे पास V जो है 1 के इक्वल होगा उस टाइम में जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो है 3/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। उसके बाद अगर हमारे पास V हमारे 2 है उस टाइम में हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। तो E2 की जो एनर्जी है सेकेंड लेवल की एनर्जी जो है वो है 5/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। इसी तरह V3 की अगर हम देखें तो यहाँ पर V की जगह 3 पुट कर दें, 3 + 1/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन, तो ये आ जाएगा 7/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। इसी तरह V = 4 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। V = 5 है तो ये है 11/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। इसी तरह 6, 7, 8, 9, 10 तो ये हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से लेवल पर कितनी एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनर्जी गैप को, अगर 2 लेवल्स हैं उनके बीच में कितना एनर्जी गैप है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से कि हमारे पास चेंज इन एनर्जी = जो अपर लेवल है E1 - E0। ठीक है, तो जैसे हमने पहले देखा था वहाँ पर भी रोटेशनल में भी हमने देखा था कि हमारे पास अपर लेवल और माइनस लोअर लेवल होगा। अभी हमने पीछे निकाल लिया है कि हमारे पास एनर्जी जो 1 लेवल की है वो एनर्जी कितनी है और 0 लेवल की एनर्जी कितनी है। दोनों एनर्जीज हमने कैलकुलेट कर ली थी तो उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारे पास है ΔE = अब ओमेगा बार ऑसिलेशन को हमने कॉमन ले लिया तो 3/2 - 1/2। ठीक है, 3/2 हमारे पास है E1 की और 1/2 हमारे पास E0 की या E0 की जो हमने निकाली थी, और ओमेगा बार ऑसिलेशन को हमने कॉमन ले लिया है। तो इसमें एनर्जी गैप हमारे पास कितना आएगा, 2/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन। तो 2 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा
डेल्टा ई इज़ इक्वल टू ओमेगा बार ऑसिलेशन। मतलब जो फर्स्ट लेवल और ज़ीरो लेवल, मतलब ज़ीरो से अगर फर्स्ट में मॉलिक्यूल ने जाना है तो वहाँ पर एनर्जी कितनी है, दोनों के दरमियान में हमारे पास 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन है। अब हम देखते हैं E2 माइनस E1 में, मतलब अगर मॉलिक्यूल ने 1 से 2 एनर्जी लेवल पर, सेकेंड एनर्जी लेवल पर जाना है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, उनमें गैप कितना होगा। तो हमने 2 और 1 की भी कैलकुलेट की हुई थी पीछे। सेकेंड जो एनर्जी लेवल है उसकी हमारे पास एनर्जी 5/2 है, ओमेगा बार ऑसिलेशन था तो हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, माइनस 3/2 है। तो इसको हम सॉल्व कर लें, ये हमारे पास 2/2 ओमेगा बार ऑसिलेशन आ गया। मतलब यहाँ पर भी हमारे पास जो एनर्जी गैप है वो है 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन। इसी तरह से अगर हम लोग E3 माइनस E2 करें तो वो भी सेम एनर्जी हमारे पास आएगी। आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखें कि ये 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन आती है या नहीं आती। इसी तरह से अगर हम लोग 4 और 3 के बीच में देखें, मॉलिक्यूल ने 3 to 4 पे जाना है तो 4 माइनस 3 होगा, वहाँ पर भी 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो सब के सब उनमें एनर्जी गैप 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन का है। अब आप लोगों को ये एनर्जी हमारे पास ग्राफ नज़र आ रहा है, तो एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से ये मतलब 0 1 2 3 4 एनर्जी लेवल्स हैं। अब मॉलिक्यूल ने अगर 0 से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जाना है तो दरमियान में जो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आएगा वो 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन है। इसी तरह अगर 1 से 2 पर जाना है तो भी ओमेगा बार ऑसिलेशन है, 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन इसका डिस्टेंस है। अगर उसने सेकंड से थर्ड एनर्जी लेवल पर जाना है तो भी उसका जो डिस्टेंस है वो 1 ओमेगा बार ऑसिलेशन है। इसका डिस्टेंस फिक्स्ड है, सबका जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि वाइब्रेशनल एनर्जी जो हमारे पास थी, रोटेशनल एनर्जी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी का डिस्टेंस था वो सेम नहीं था। यहाँ पर जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, चाहे वो 100 है, थाउजेंड्स हैं, सब एनर्जी लेवल्स पे, क्योंकि इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उन सारे एनर्जी लेवल्स में डिस्टेंस हमारे पास सेम होगा, एनर्जी गैप जो है वो सेम होगा कि मॉलिक्यूल को एक ही तरह की एनर्जी अब्जॉर्ब करके नेक्स्ट लेवल पर मॉलिक्यूल जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल इसका भी सेम उसी तरह से है जिस तरह से हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था। तो डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 था। इसी तरह यहाँ पर डेल्टा वी वो भी इक्वल है +-1 के, कि मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि वो एक लेवल से सेकेंड लेवल पर चला जाए, उससे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। बाकी जितने भी एनर्जी गैप्स हैं, जैसे +-2 है, +-3 है, +-4 है, वो सारे फॉरबिडन एनर्जी गैप्स हैं। मॉलिक्यूल उन एनर्जी गैप्स को कवर नहीं कर सकता, या मॉलिक्यूल उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता कि वो सेकेंड लेवल तक चला जाए या वो थर्ड लेवल तक चला जाए। आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद हमने इसका आइडियल केस देखा है। कौन सा आइडियल केस? हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमने फ्रीक्वेंसी देखी है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने का मेथड देखा है, उसमें एनर्जी गैप को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और लास्ट वन उसका सिलेक्शन रूल क्या है।